चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग पिछले क्लास में एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ रहे थे लोग, नहीं? तो एडजॉर्प्शन थ्योरी में हम लोग बताए थे कि विषमांगी उत्प्रेरक जो है वो कैसे काम करते हैं। तो विषमांगी उत्प्रेरक के लिए हम लोग बताए थे कि विषमांगी उत्प्रेरक जो होते हैं उनके सतह पर फ्री वैलेंसी उपस्थित रहता है, यानी उनके सतह पर खाली जगह उपस्थित रहता है, जिसके कारण वो आसानी से अभिकारकों को अपने सतह पर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, अपने सतह पर अभिकारकों को कुछ इस तरह से आकर्षित करते हैं कि अभिकारकों के बीच में होने वाला टकराव सही दिशा में हो, यह ध्यान रखना है। तो उसको हम लोग बाई फिगर आपको दिखाए भी थे। ठीक है, साथ साथ हम लोग को देखना है यहां पर, देखो तो हम लोग यहां से बताए थे आपको, देखा जाए पिछले क्लास में हम लोग ये बताए थे आपको, यहां पर अभिकारक जो हैं वो अधिशोषित होते हैं। फ्री वैलेंसी पर अभिकारक क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं। नहीं, ये ए अभिकारक हो गया और ये बी अभिकारक हो गया, ये उत्प्रेरक के सतह पर क्या हो गए? चिपक गए। अब उत्प्रेरक इन दोनों के बीच में सही दिशा में टकराव करवाता है। ठीक है, सही दिशा में टकराव करवाने से हम लोग का क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं अगर सही दिशा में टकराव हो तो सही दिशा में टकराव कारण क्या होगा? देखा जाए यहां पर होता क्या है, अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां पर कुछ इस तरह से डॉट डॉट से दिखाया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अभिकारक अभी उत्प्रेरक के सतह पर चिपके हुए हैं। ठीक है, अभिकारक अभी उत्प्रेरक के सतह पर क्या है? चिपके हुए हैं। ठीक है, अभिकारकों के बीच में जब टकराव होगा तो अभिकारकों के बीच में आबंध बनना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर जो डॉट डॉट दिखाया गया है, इस डॉट का मतलब है कि अभिकारकों के बीच आबंध बनना शुरू हो गया। अभिकारकों के बीच आबंध बनना शुरू हो गया, ये हम लोग को बताया गया। देखिए शॉर्ट से क्या हो रहा है, यानी जो शॉर्ट जो है ये भी उधियाना नहीं चाहिए, इसको थोड़ा सा अंदर डालिए। चलिए, अभिकारकों के बीच आबंध बनना शुरू हो गया, पहला बात। और क्या होता है? ये जो उत्प्रेरक हैं और अभिकारक जो हैं इनके बीच का आबंध बनना, आबंध टूटना शुरू हो जाता है, ध्यान रखना है। उत्प्रेरक तथा अभिकारक के बीच का आबंध टूटना शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखना है, यानी उत्प्रेरक का काम है कि अभिकारकों के बीच में नया बॉन्ड बनाना, और जैसे ही अभिकारकों के बीच में नया बॉन्ड बनने लगता है, उत्प्रेरक अपना बॉन्ड क्या करने लगता है? तोड़ने लगता है, यानी धीरे धीरे अपने बॉन्ड को कमजोर करता जाएगा और अभिकारकों के बीच के आबंध को मजबूत करता जाएगा। तो ये काम हम लोग का होता है, ध्यान रखना है। अगले स्टेप में आए हम लोग, यानी इस स्टेप के बाद हम लोग क्या होगा, ध्यान रखना है। तो अगर इस स्टेप के बाद की हम लोग बात करते हैं तो अब क्या होगा? इस स्टेप के बाद उत्प्रेरक बिल्कुल अलग हो जाएंगे
ध्यान रखना है। ये आपका उत्प्रेरक हो गया। अब उत्प्रेरक बिल्कुल अलग हो जाएंगे और अभिकारक ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया, कंप्लीट बॉन्ड बन गया। पहले डॉट डॉट से दिखाए थे, अब यहां पर क्या दिखा रहे हैं, कंप्लीट लाइन से दिखा रहे हैं। नहीं तो अब यहां इनके बीच में बॉन्ड क्या हो गया, बन गया। तो जैसे ही ए और बी के बीच का बॉन्ड पूरा बन जाएगा, उत्प्रेरक और अभिकारक के बीच का बॉन्ड पूरा टूट जाएगा। नहीं, और उत्प्रेरक अलग हो जाएगा और अभिकारक अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि उत्प्रेरक आप शुरू में अभिक्रिया में जैसा लिए थे भाई, जैसा आप शुरू में लिए थे, नहीं अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक बिल्कुल वैसा ही बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। तो हम लोग, आप याद कीजिए, आपको हम कहे थे कि उत्प्रेरक वैसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं के रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। नहीं तो भौतिक गुण में मुख्य रूप से ऐसा बोला जाता है कि उनके मात्रात्मक यानी उनके मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप उत्प्रेरक अभिक्रिया में अगर 10 ग्राम लिए हैं तो अभिक्रिया के बाद भी वो 10 ग्राम ही बच जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात हम लोग को ध्यान में यहां पर रखना होगा। तो उत्प्रेरक कैसे काम करते हैं फिर से एक बार हम लोग बोल देते हैं। उत्प्रेरक सबसे पहले अभिकारकों को अपने सतह पर आकर्षित करते हैं क्योंकि उनके पास खाली स्थान उपस्थित रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उत्प्रेरक अभिकारकों को अपने सतह पर कुछ इस तरह से आकर्षित करते हैं कि उनके बीच में होने वाला टकराव सही दिशा में हो। ठीक, उत्प्रेरक अभिकारकों के बीच में सही दिशा में टकराव करवाने लगते हैं, जिसके कारण अभिकारकों के बीच में नया आबंध बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उत्प्रेरकों और अभिकारकों के बीच का आबंध टूटना शुरू हो जाता है। कुछ समय पश्चात अभिकारकों के बीच का बॉन्ड पूरा मजबूत हो जाता है। नहीं, जैसे ही अभिकारकों के बीच का आबंध मजबूत हो जाएगा, उत्प्रेरक उत्पाद को अपने से अलग कर देता है। नहीं तो ये क्या बन गया, उत्पाद, और उत्प्रेरक हम लोग का अलग हो गया। बोलिए, दिक्कत है इसमें? कह सकते हैं किसी को भी? आगे बढ़े, चलो। तो ये उत्प्रेरक के कार्य करने का सिद्धांत था कि उत्प्रेरक कैसे कार्य करते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आए। अगला पॉइंट हम लोग को बोल रहा है एडवांटेज ऑफ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ये जो सिद्धांत आप पढ़े, नहीं इस सिद्धांत को पढ़ने का आपको क्या फायदा समझ में आता है? नहीं, इस सिद्धांत को पढ़ने का आपको क्या फायदा समझ में आता है या क्या जानकारी आपको मिलती है जो पीछे आप अभी सिद्धांत पढ़े? ठीक है, तो पहला पॉइंट आप देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है कि उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा, नहीं उत्प्रेरक का अगर थोड़े सा मात्रा भी हम लेते हैं तो वो मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में अभिकारक अगर हैं तो उन सभी अभिकारकों को उत्पाद में बदल देगा। क्योंकि उत्प्रेरक क्या होता है, जैसे मान लो कि अभिक्रिया में 100 गो ए है या 100 गो बी है। नहीं, अब एक उत्प्रेरक आप डाले, 10 ग्राम का एक उत्प्रेरक डाले, वो 10 ग्राम का उत्प्रेरक मानते हैं कि 5 गो ए या 5 गो बी को पकड़ लिया, 5 ए और 5 बी को पकड़ के उत्पाद बना दिया। फिर उत्प्रेरक का सतह खाली हो जाता है कि नहीं होता है? हो जाता है। तो उत्प्रेरक का सतह खाली हो गया तो फिर से वो 5 ए और 5 बी को फिर पकड़ेगा, 5 गो ए बी फिर बना देगा, फिर उसका सतह खाली हो जाएगा। नहीं तो उस अभिक्रिया में अगर 100 गो ए या 100 गो बी हैं तो क्या आपको उत्प्रेरक भी 100 गो डालना पड़ेगा? नहीं, किसी भी अभिक्रिया को पूरा करने के लिए आप एक बार उत्प्रेरक को डाल दिए तो आपको बार बार उत्प्रेरक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। उत्प्रेरक की थोड़ी सी ही मात्रा किसी बड़े से अभिक्रिया को आसानी से पूरा कर देती है। ध्यान रखना है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही पॉइंट लिखा रहता है कि उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा ही पूरे अभिक्रिया के लिए काफी होती है। ध्यान रखना है, क्योंकि उत्प्रेरक का काम है भाई, नहीं वो एक बार अभिक्रिया करवाता है फिर उसका सतह खाली हो जाता है, फिर दूसरे अभिकारकों को पकड़ेगा, फिर अभिक्रिया करवा देगा, फिर उसका सतह खाली हो जाएगा। नहीं तो बार बार उसका सतह खाली रहेगा। ध्यान रखना है, अभिक्रिया पूरा खत्म हो गया यानी 100 गो ए 100 गो बी खत्म हो जाएगा, सब उत्पाद में बदल जाएगा, लेकिन क्या उत्प्रेरक खत्म होगा? नहीं, आप फिर बर्तन में से जैसे चाहे वैसे उत्प्रेरक को बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है, वही बात लिखा हुआ होता है। फिर यहां से हम लोग को देखा जाए तो ये जो सिद्धांत अभी हम लोग पढ़े उसमें दिखाई दिया था कि हम शुरू में जैसा उत्प्रेरक लेते हैं, नहीं लास्ट में अभिक्रिया के पश्चात आपको उत्प्रेरक बिल्कुल वैसा ही मिलता है कि नहीं मिलता है? वैसा ही उत्प्रेरक आपको मिल जाता है। नहीं तो सेकंड पॉइंट वही लिखा हुआ है कि यह सिद्धांत हमें बताता है कि अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा तथा रासायनिक गुण में कोई बदलाव नहीं आता है।
इसमें दिक्कत है किसी को भी? चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। तो अगला पॉइंट हम लोग को देखा जाए तो आप याद कीजिए, हम लोग एक टर्म पढ़े थे विषकारक। हम लोग एक टर्म पढ़े थे, इसको कहते थे विषकारक। विषकारक यानी पॉइजन। हम लोग कहे थे कि विषकारक ऐसे पदार्थ हैं, विषकारक ऐसे पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक के साथ रहते हैं और उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को घटा देते हैं। ऐसा बताया गया था नहीं? तो आखिर जो विषकारक हैं ये उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को कैसे घटा देते हैं, सवाल ये आता है नहीं? तो समझते हैं। देखो तो उत्प्रेरक जो होते हैं, कोई भी उत्प्रेरक, वो अच्छा उत्प्रेरक कब कहलाता है? जब उसके पास खाली स्थान बहुत ज्यादा हो। नहीं, अगर खाली स्थान ज्यादा होगा तो वो एक समय में ज्यादा अभिकारकों को अपने सतह पर आकर्षित करेगा। और अगर एक जगह ज्यादा अभिकारक इकट्ठा होंगे तो अभिकारकों के बीच में टकराव की संभावना बढ़ जाएगी। अगर अभिकारकों के बीच में टकराव की संभावना बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का दर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? नहीं। तो हम लोगों को होता क्या है कि विषकारक जो हैं, विषकारक ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक का जो खाली स्थान है उस खाली स्थान पर स्वयं चिपक जाते हैं। विषकारक क्या करते हैं? उत्प्रेरक के खाली स्थान पर स्वयं चिपक जाते हैं, बहुत सारा खाली स्थान खुद भर देते हैं। तो अगर विषकारक खाली स्थान को भर देंगे भाई, तो जो अभिकारक हैं उनको चिपकने के लिए जगह ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? जगह कम मिलेगा। तो अगर उनको जगह कम मिलेगा तो इसका मतलब उत्प्रेरक जो होगा वो कम अभिकारक को अपने सतह पर चिपकाएगा। अगर अभिकारक अपने सतह पर, अगर उत्प्रेरक अपने सतह पर कम अभिकारक को चिपकाएगा नहीं, तो कम अभिकारक आपस में टकराएंगे। कम अभिकारक आपस में टकराएंगे तो कम उत्पाद बनेगा। तो उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता बढ़ गई कि घट गई? अभिक्रिया का दर बढ़ा दिया कि घटा दिया? घटा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, जैसे नहीं होता है बहुत सारे, कोई भी जो नेता होता है, कोई भी जो नेता या मंत्री जो बनता है वो कैसे बनता है? आम जनता के वोट से। आम जनता वोट देती है नहीं, तब जाके कोई जो नेता है या जो मंत्री है वो जीतता है। नहीं, तो आम जनता अभिकारक है। बात समझ में आ रहा है? और नेताजी उत्प्रेरक हैं। नेताजी क्या हैं? उत्प्रेरक हैं। बस में आ रहा है? उनके जो चेला चपाटी हैं ये विषकारक हैं। बस में जो चेला चपाटी जो उनके आसपास रहते हैं लोग, नहीं, वो लोग क्या है? विषकारक। अब नेताजी अच्छे कब होंगे, अच्छे कार्य करने वाले कब कहलाएंगे? जब वो ज्यादा से ज्यादा आम जनता से मिले, नहीं, ज्यादा से ज्यादा आम जनता को अपने सतह पर चिपकाएं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो नेताजी क्या होंगे? अच्छे। लेकिन चेला चपाटी क्या करता है कि जितना खाली स्थान है वो खुदे स्वयं भर लेता है सब। नहीं, आज जैसा ही अभिकारक यानी आम जनता नेताजी के दरवाजे पे पहुंचती है, पहले उनका मुलाकात नेताजी से नहीं होता है, उन विषकारकों से होता है। नहीं, और वो दरवाजे पर से ही उनको टहला देते हैं। अरे नेताजी सोए हुए हैं, नेताजी पटना गए हुए हैं, नेताजी दिल्ली गए हुए हैं, नहीं है, भागो यहां से। कौन छोट छोट कामों के लिए नेताजी के पास चला आता है सब, भागो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वैसे सबस्टांस नहीं, जो नेताजी के कार्य करने की क्षमता को घटा दिए, वो सबस्टांस क्या होंगे? विषकारक। तो वही उनके चेला चपाटी लोग विषकारक होते हैं, ध्यान रखना है। अभिकारक तो सीधा साधा होता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, वो बेचारा पहुंचता है उत्प्रेरक के पास कि उत्प्रेरक मेरे समस्या का हल करेगा। बात में आ रहा है? लेकिन विषकारक के कारण उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता घट जाती है। इसमें दिक्कत है? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, एक टर्म हम लोग पढ़े थे वर्धक। एक टर्म आप पढ़े थे वर्धक। तो वर्धक के लिए हम बताए थे कि वर्धक वैसे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक के साथ रहते हैं और उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो वैसे पदार्थ जो हैं ये क्या कहलाते हैं? वर्धक। अब वर्धक जो है उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को कैसे बढ़ा देते हैं? तो देखो, विषकारक जो हैं वो क्या करते हैं? उत्प्रेरक के अधिशोषण क्षमता को घटा देते हैं। तो ऐसा माना जाता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो वर्धक होते हैं वो उत्प्रेरक के अधिशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं। नहीं, यानी मान लो कि पहले जो उत्प्रेरक था वो 10 अभिकारकों को एक साथ आकर्षित कर रहा था। अब जब वर्धक आ गया तो वर्धक के आने से वही उत्प्रेरक अब 15 अभिकारकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो उसके अभिक्रिया के दर बढ़ाने की क्षमता बढ़ जाएगी, घट जाएगी? बढ़ जाएगी भाई। मेरी बात समझ में आ रही है?
नहीं, तो मेरे कहने का सेंस ये है कि वर्धक कैसे काम करते हैं, कोई पूछता है तो आप बोलिए कि वर्धक उत्प्रेरकों के अधिशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से उत्प्रेरक ज्यादा मात्रा में अभिकारकों को अपने सतह की ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण उत्प्रेरक के सतह पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाती है। अगर उत्प्रेरक के सतह पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाएगी तो अभिकारकों के बीच में टकराव की संभावना भी बढ़ जाएगी। अगर टकराव की संभावना बढ़ गई तो अभिक्रिया का दर भी बढ़ जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, हम अगर पढ़े तो लिखा हुआ है वर्धक उत्प्रेरक के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। ऐसा लगता है कि वर्धक उत्प्रेरकों की अधिशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं। वर्धक क्या करते हैं? उत्प्रेरकों के अधिशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अभिकारकों की सांद्रता उत्प्रेरक के सतह पर बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। तो उत्प्रेरक का तो काम ही है अभिक्रिया का दर बढ़ाना। इसमें दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए देखा जाए। ये बोल रहा है विषमांगी उत्प्रेरकों के गुण। अगला पॉइंट हम लोग को बोला गया है विषमांगी उत्प्रेरकों के गुण, यानी ठोस उत्प्रेरक के गुण। ध्यान रखना है, विषमांगी उत्प्रेरक जो होते हैं वो सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। हम बता चुके हैं विषमांगी उत्प्रेरक में अच्छे उत्प्रेरक कौन होते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व। विषमांगी उत्प्रेरक में अच्छे उत्प्रेरक किस वर्ग के तत्व होते हैं? तो 7, 8, 9, 10 ऐसा बताया गया था। दिक्कत है इसमें? तो ये सब हम लोग आपको बताए थे। अब कौन सा ऐसा ठोस उत्प्रेरक है नहीं जो अच्छा उत्प्रेरक होगा, या ठोस उत्प्रेरक जो होते हैं यानी विषमांगी उत्प्रेरक जो होते हैं इनका क्या क्या गुण होता है, उस गुण के बारे में हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिमाग में आ रहा है कि विषमांगी उत्प्रेरकों को सक्रिय होना चाहिए। नहीं, विषमांगी उत्प्रेरकों को सक्रिय होना चाहिए। यह अपने पर भी लागू कीजिएगा। नहीं, विद्यार्थी वही अच्छा होता है जो एक्टिव होता है, जो सक्रिय होता है। पढ़ाई शुरू किया जाए? हाँ सर शुरू कीजिए। नहीं, लिखना शुरू कीजिए? यस सर लिख लिए सर। होमवर्क बना के लाए हैं? बिल्कुल सर। नहीं, विद्यार्थी एक्टिव है तो जो विद्यार्थी एक्टिव है नहीं वही अच्छा विद्यार्थी है। सेम कौन से उत्प्रेरक अच्छे उत्प्रेरक हैं? तो वैसे उत्प्रेरक जो ज्यादा सक्रिय हो। ठीक है, अब ज्यादा सक्रिय का मतलब जैसे स्टूडेंट के लिए ज्यादा सक्रिय का मतलब क्या होता है? अपना होमवर्क कंप्लीट करे, टाइम पे सब कुछ याद करके आए, बस में क्लास रेगुलर करे, तो वो अच्छे विद्यार्थी के गुण होते हैं। तो अगर कोई ठोस उत्प्रेरक सक्रिय है तो सक्रिय होने का मतलब कि वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को ज्यादा मात्रा से बढ़ा दे, क्योंकि उत्प्रेरक का मतलब ही होता है अभिक्रिया का दर बढ़ाने वाला। क्या इसका मतलब होता है? अभिक्रिया का दर बढ़ाने वाला। नहीं, तो जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को ज्यादा तेजी से बढ़ा देगा वो उत्प्रेरक अच्छा उत्प्रेरक कहलाएगा। दिक्कत है? अच्छा, किसी भी उत्प्रेरक का जनरली हम लोग यहां बात कर रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरक का, यानी कि ठोस उत्प्रेरक का। तो जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं इनका सक्रियता इनके अधिशोषण क्षमता पर निर्भर करता है। इनका सक्रियता किस पे डिपेंड करता है? अधिशोषण क्षमता पर डिपेंड करता है। मान लो कि हम 2 उत्प्रेरक ले लिए। एक उत्प्रेरक एक बार में 10 अभिकारक को आकर्षित कर रहा है और वही दूसरा एक उत्प्रेरक लिए हैं जो एक समय उतने ही समय में 20 अभिकारकों को आकर्षित कर रहा है। तो अभिक्रिया के दर को ज्यादा मात्रा से कौन बढ़ाएगा? जो 20 अभिकारकों को उतने ही समय में आकर्षित कर रहा है। नहीं, तो कोई पूछता है कि अच्छा विषमांगी उत्प्रेरक सक्रिय होने चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो सक्रिय उत्प्रेरक का मतलब वैसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के दर को ज्यादा मात्रा से बढ़ा देते हैं, वे सक्रिय उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब कोई पूछता है अच्छा सक्रिय उत्प्रेरक यानी जो अभिक्रिया के दर को ज्यादा मात्रा से बढ़ा दे, ये तो समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए कि किसी भी उत्प्रेरक की सक्रियता किस बात पे डिपेंड करती है? तो उनके अधिशोषण क्षमता पर। किस पे डिपेंड करती है? अधिशोषण क्षमता पर। जो उत्प्रेरक जितना ही ज्यादा मात्रा में अभिकारकों को आकर्षित करेगा भाई, उसकी उत्प्रेरण क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलो भाई देखते हैं। विषमांगी उत्प्रेरक को सक्रिय होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकी सक्रियता इनके अधिशोषण क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है,
जहां दिक्कत होगा वहां रोकिएगा। जिस उत्प्रेरक की अधिशोषण क्षमता ज्यादा होगी वो अभिक्रिया के दर को ज्यादा तेजी से बढ़ाएगा। इतना में दिक्कत है? वही पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि विषमांगी उत्प्रेरक जो हैं, ये विषमांगी उत्प्रेरक ये क्या करते हैं? अभिकारकों को अपने सतह की ओर आकर्षित करते हैं अपने सतह की ओर आकर्षित करके उनके साथ दुर्बल आबंध का निर्माण करते हैं, प्रबल आबंध का निर्माण नहीं करते हैं। ध्यान रखना है। अगर बहुत प्रबल आबंध बना लेंगे, नहीं बहुत प्रबल आबंध बना लेंगे, तब तो अभिकारकों के बीच का टकराव ही बंद हो जाएगा। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी कि उत्प्रेरक जो होने चाहिए वे अभिकारकों को आकर्षित करने चाहिए, लेकिन दुर्बल आबंध के साथ। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ अगर अभिकारकों को अपनी सतह पर आकर्षित कर ले, नहीं इस तरह से कुछ, जैसे एक कलम देखे थोड़ा, जैसे मान लो कि मेरा हाथ जो है उत्प्रेरक है, नहीं मेरा हाथ उत्प्रेरक है। अब ये दोनों जो है कलम जो है ये क्या है? अभिकारक। नहीं, अब ये चिपक गया और ये भी चिपक गया, ठीक है। तो उत्प्रेरक ऐसा होना चाहिए कि इनके बीच में टकराव करवा सके। नहीं, अब इसको हम कस के पकड़ लिए, बहुत कस के, इसको भी पकड़ लिए बहुत कस के, तो अब बताओ इनके बीच में टकराव संभव होगा? अभिक्रिया होगा? जब तक टकराव नहीं होगा तब तक अभिक्रिया नहीं होगा। तो उत्प्रेरक ऐसे होने चाहिए जो अभिकारकों को अधिशोषित करें, लेकिन इतनी प्रबलता के साथ, इतनी ताकत के साथ मत अधिशोषित कर लें कि अभिकारकों के बीच का टकराव ही बंद हो जाए या अभिकारकों के बीच का अभिक्रिया ही बंद हो जाए। तो वैसे उत्प्रेरक अच्छे उत्प्रेरक नहीं कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो अगला पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो अगला पॉइंट हम लोग को वही लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। देखो तो यहां पे लिखा हुआ है, एक विषमांगी उत्प्रेरक को अभिकारकों को प्रबलता के साथ अधिशोषित करना चाहिए, लेकिन उतनी प्रबलता के साथ नहीं कि अभिकारकों के बीच का टकराव रुक जाए, नहीं या अभिकारकों के बीच की अभिक्रिया रुक जाए। इस बात में दिक्कत है? वही बात लिखा हुआ है। चलो दूसरा पॉइंट लिख रहा है हम लोगों को कि उत्प्रेरक वही अच्छा होता है जो एक से ज्यादा प्रकार के अभिकारकों को अपने सतह की ओर आकर्षित कर सके। नहीं, अब मान लो हमको अभिक्रिया करना है ए और बी के बीच में, अभिक्रिया किसके बीच में करना है? ए और बी के बीच में अभिक्रिया करना है, और एक उत्प्रेरक आप डाल दिए बर्तन में, और वो उत्प्रेरक जो है खाली ए को अपने सतह पर आकर्षित कर रहा है, बी को आकर्षित नहीं कर रहा है। तो क्या वो उत्प्रेरक अच्छा उत्प्रेरक कहलाएगा? नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ ए को आकर्षित कर रहा है। हमको ए और ए के बीच में थोड़ा ना अभिक्रिया करना है, हम लोग को अभिक्रिया किसके बीच में करना है? ए और बी के बीच में, या ए बी और सी अगर तीन है तो उन तीनों को आकर्षित करने की उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? नहीं, जैसे एक नेता होता है, नेता बड़ा लागू होता है, उत्प्रेरक नहीं लागू होता है, ठीक है। एक नेता जीतता है तो कभी भी किसी एक जाति या किसी एक समुदाय से नहीं जीतता है, नहीं उसके में क्षमता होनी चाहिए, उसके में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं कि वो सभी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सके। ध्यान रखना है, ठीक है। जितने ज्यादा लोगों को वो आकर्षित करेगा उसके जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान रखना है। तो एक उत्प्रेरक को एक से ज्यादा प्रकार के अभिकारकों को अधिशोषित करने की क्षमता होनी चाहिए। बोलिए इतना में दिक्कत है? कह सकते हैं? किसी को भी दिक्कत तो बताएंगे, आगे बढ़े। चलिए अगले पॉइंट पे आए। अगला पॉइंट हम लोग को लिखा है, यह भी एक उत्प्रेरक का गुण है, चयनात्मकता। यह भी एक उत्प्रेरक का गुण है, चयनात्मकता, नहीं सेलेक्टिविटी। उत्प्रेरक जो हैं उनकी क्वालिटी आप देखो क्या है। यहां देखो तो CO और +H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, और यहां पर जो कॉपर लिया गया है ये क्या है आपका? चलो यहां पे जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है कोई कंपाउंड है, हम लोग इसका भी नाम मान लो बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे।
हम नाम जानते हैं तो हम लिख दिए। मान लो कि एक कंपाउंड बना फॉर्मल्डिहाइड, एक कंपाउंड क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब सेम नीचे वाला रिएक्शन देखो, यहां पर क्या है, CO और H2, तो ऊपर वाले में भी CO है, नीचे वाले में भी CO है, ऊपर भी H2 है, नीचे भी H2 है। अंतर क्या है, यहां पर उत्प्रेरक कॉपर था और यहां पर उत्प्रेरक निकल है। अब देखो तो यहां जो उत्पाद बना हुआ है वो ऊपर वाले उत्पाद से सेम है कि अलग अलग है, अलग है। ये CH4 बना यानी मीथेन बना, और यहां पर H2O यानी कि क्या बना, वाटर। ध्यान रखना है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को अपने अनुसार दिशा प्रदान करते हैं, अपने अनुसार। अलग अलग उत्प्रेरक एक ही अभिक्रिया को अलग अलग दिशा प्रदान कर देंगे, अलग अलग उत्प्रेरक एक ही अभिक्रिया को अलग अलग दिशा प्रदान कर देते हैं। एक ही अभिक्रिया है भाई, CO+H2, एक ही अभिक्रिया है CO+H2, दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम है, बस उत्प्रेरक अलग अलग है। नहीं तो जो उत्पाद बन रहा है वो सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग। यानी कि एक ही अभिक्रिया में अगर अलग अलग उत्प्रेरक डालिएगा तो वो अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का प्रॉपर्टी या उत्पाद का नेचर बदल देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें दिक्कत है नहीं। तो ये उनकी सेलेक्टिविटी है, चयनात्मकता, ये उनका चयनात्मकता का गुण है। वो अपने अनुसार अभिक्रिया को चयन करते हैं और उसके अनुसार उसको दिशा प्रदान करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए अगले पॉइंट पे हैं। तो अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है विशिष्ट नेचर, विशिष्ट प्रकृति। उत्प्रेरक जो होते हैं वो अत्यंत विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। सही बात है भाई। नहीं, आपका जो बॉडी है उसमें ही सोचो ना, आपके बॉडी के अंदर एंजाइम्स है। तो हम पहले ही बताए थे कि हमारे बॉडी के एक सेल में लगभग 3000 अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। नहीं, 3000 अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर हैं एक सेल में। अब हम लोग यहां से बात करें तो अलग अलग एंजाइम का काम क्या है, तो हम बताए थे कि अलग अलग एंजाइम जो हैं वो आपके अलग अलग खाने को पचाते हैं। जैसे मान लो हम लोग शुगर की बात करते हैं, चीनी, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H/SO11। इसको पचाने के लिए अलग एंजाइम है, ध्यान रखना है। C6H12O6, इसको पचाने के लिए अलग एंजाइम है, ध्यान रखना है। नहीं, अब ये आपका शुगर है तो शुगर को पचाने के लिए अलग एंजाइम, ये आपका ग्लूकोज है, इसको पचाने के लिए अलग एंजाइम है। तो जितने भी तरह के हम खाना खाते हैं, जैसे आप चावल गेहूं खाते हो, ये हम लोग का चावल गेहूं है C6H10O5। नहीं, जो आपका चावल और गेहूं जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग कहते हैं वो इसी फॉर्म में रहता है। तो हम लोग को अगर देखा जाए तो इसको पचाने के लिए अलग एंजाइम है। बात समझ में आ रहा है। तो मेरे कहने का सेंस है कि एक एक गो एंजाइम बॉडी में रहता नहीं और वह सब खाना को पचा देता नहीं, ऐसा हो जाता। बस में रहा है, एक एक गो टीचर रहता और वही टीचर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, जितना इतिहास सब पढ़ा देता नहीं, तो अच्छा रहता। बस में रहे, आप लोगों को मतलब 10 जगह दौड़ना नहीं पड़ता। आप लोग सहूलियत का बात कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं नहीं सर, नहीं सर, आराम होता कि नहीं। नहीं, अभी फिजिक्स, चलो बाबू अब केमिस्ट्री, चलो बाबू अब मैथ। बात समझ में आ रहा है। पॉसिबल नहीं है भाई, सबके लिए काम बांटा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो उत्प्रेरक जो होते हैं, उत्प्रेरक ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। विशिष्ट प्रकृति का मतलब हुआ कि एक उत्प्रेरक अगर किसी अभिक्रिया के लिए, एक उत्प्रेरक अगर किसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहा है तो वही उत्प्रेरक सभी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करेगा, कोई जरूरी नहीं है। अब जो उत्प्रेरक ग्लूकोज को पचाता है वो उत्प्रेरक चीनी को नहीं पचा सकता है, उसकी क्षमता ग्लूकोज पचाने तक ही है, ध्यान रखना है। वो चीनी को पचा नहीं सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो वही हम लोग को यहां से लिखा हुआ है कि उत्प्रेरक के कार्य करने की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है, अर्थात कोई पदार्थ एक विशेष अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक हो सकता है लेकिन सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं।
ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक उत्प्रेरक पढ़ लिए सर कॉपर उत्प्रेरक होता है आप बताए हैं, नहीं तो कौनो अभिक्रिया में कॉपर को डाल दीजिए सर अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा, नहीं कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हो सकता है कि वो उत्प्रेरक का काम ही नहीं करे, वहां जाकर बस नीचे बैठ जाए। बस में आ रहा है? जैसे केमिस्ट्री वाले सर हैं, इनको उठा के कॉमर्स के क्लास में डाल दिए, कॉमर्स हम पढ़े ही नहीं भाई आज तक, साइंस फैकल्टी रहे नहीं, साइंस से पढ़े तो कॉमर्स में उठा के डाल दीजिए, तो वहां पर सर क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे, वहां सर उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करेंगे। सेम है, एक ही पदार्थ सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है। देखिए सर बहुत ज्यादा बोलते हैं ना इसलिए प्यास लगता है, चाहे बैठे बैठे गला सूख जाता है, जाइए पीजिए पानी। देखिए एक ही पदार्थ सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित नहीं कर सकता है, यह बात ध्यान रखना है। अलग अलग अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो कोई भी पूछेगा कि भाई उत्प्रेरक की विशिष्ट प्रकृति से आप क्या समझते हो, नहीं तो आपको यही पॉइंट लिखना पड़ेगा। उत्प्रेरक की विशिष्ट प्रकृति का मतलब है कि अगर एक पदार्थ एक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो वही पदार्थ सभी अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं कर सकता है। बुझाया? चलिए अगला हमको आया शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। नहीं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है समझा जाए। देखो तो जैसे अगर नॉर्मल लाइफ से अपने लाइफ से एग्जांपल लें, नहीं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का, तो आपके जो एंजाइम होते हैं बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं ये भी शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट ही हैं। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, देखो नाम सुन रहा है, शेप यानी आकार, सेलेक्ट यानी चुनना, सेलेक्ट मतलब चुनना, नहीं आकार चुनना, ध्यान रखना है। शेप सेलेक्टिव आकार चुनना और तब उत्प्रेरक वाला गुण दिखाना, नहीं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, ध्यान रखना है। जैसे एंजाइम का हम लोग अभी बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले, तो सोचो एंजाइम के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी हम लिख रहे थे चीनी का फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखे थे C12, ग्लूकोज का लिखे थे, ऐसा लिखे थे भाई कि नहीं लिखे थे? लिखे थे। अब बताओ चीनी का अणु जो है ये बड़ा है कि ग्लूकोज का अणु बड़ा है? चीनी का अणु बड़ा है, 12 गो कार्बन है, 22 गो हाइड्रोजन है, 11 गो ऑक्सीजन है। इसमें 6 गो कार्बन है, 12 गो हाइड्रोजन है और 6 गो ऑक्सीजन है। नहीं तो इसमें परमाणुओं की संख्या क्या है? कम है। इसमें परमाणुओं की संख्या है ज्यादा है, तो ये जो है बड़ा है और ये जो है छोटा है। ठीक, एंजाइम जो है वो अभिकारकों को अपने सतह पर अधिशोषित करते हैं, अपने सतह पर चिपकाते हैं और चिपका कर नहीं उनको तोड़ते हैं, छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं, ध्यान रखना है। अब हम लोग को ध्यान रखना है, तो चीनी को चिपकाने वाला जो एंजाइम होगा उसके सतह, उसका सतह जो होगा वो छोटा होगा कि बड़ा होगा? बड़ा होगा। ग्लूकोज को जो एंजाइम चिपकाता होगा उसका सतह छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा होगा, ध्यान रखना है। हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोग गेहूं चावल खाते हैं, तो गेहूं चावल जो खाते हैं, गेहूं चावल नहीं खाते हैं? खाते हैं। तो गेहूं चावल जो खाते हैं वही टूटता है। गेहूं चावल जो आप खाते हो तो वही चीज आपका टूटता है चीनी में, शुगर में। क्या चीज टूटता है? शुगर में। चीनी का मतलब ही मत समझिएगा कि उजारका उजारका चीनी हम लोग घर रहता है, बस मेरा है। हर एक खाने में शुगर है, जितना भी आप खाना खाते हो उस सभी खाने में चीनी है। लेकिन खाने के अंदर जो चीनी है वो फायदेमंद है, नहीं जो डायरेक्ट हम लोग शुगर लेते हैं वो शुगर क्या है? फायदेमंद नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट शुगर जो है वो हार्मफुल है, लेकिन खाने के अंदर जो शुगर होता है जो आपको इनडायरेक्ट वे में आपके बॉडी को मिलता है वो बहुत फायदेमंद होता है, ध्यान रखना है। वो आपके बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो हम जब भी C12H/SO11 निकाले आपके दिमाग में तुरंत फोटो बनता होगा का उजर का चीनी? नहीं, ऐसा बनता होगा। देखिए हम जब खाना खाते हैं नहीं तो खाना स्टार्च के रूप में होता है, उस खाने को हम लोग स्टार्च कहते हैं, जिसका हम फॉर्मूला लिखे थे C6H10O5। नहीं, अब वो स्टार्च जब आप खाते हैं तो वो खाना जो है वो टूटता है शुगर में, तो स्टार्च को पकड़ने वाला अलग एंजाइम है। नहीं, अब वो खाना को वो तोड़ता है, स्टार्च को तोड़ता है शुगर में, शुगर को पकड़ने वाला अलग एंजाइम है।
फिर शुगर जो है उसको पकड़ के एंजाइम तोड़ता है ग्लूकोज में, बस में आ रहा है, तो ग्लूकोज को फिर पकड़ने वाला अलग एंजाइम है। फिर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है अल्कोहल में, तो अल्कोहल जो होता है उसको पकड़ने वाला अलग एंजाइम है। नहीं, फिर अल्कोहल जब टूटता है तब आपको एनर्जी मिलता है, बस में जब अल्कोहल ब्रेक करता है। नहीं तो अल्कोहल का मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और आप जानते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल ऑलवेज प्रोड्यूसेस एनर्जी, तो आपके बॉडी का पेट्रोल है खाना आपका। नहीं, बस में पेट्रोल का फॉर्मूला भी हम लिखते हैं तो C7H16 कार्बन हाइड्रोजन, और आप जितना भी खाना खाते हो वो सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, सब क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे पेट्रोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपका खाना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पेट्रोल जैसे ऊर्जा जनरेट करता है, आपका खाना भी ऊर्जा जनरेट करता है, ध्यान रखना है। तो बॉडी के अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है तो आपको एनर्जी फील होता है, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोग बता रहे थे कि एंजाइम जो है वो आकार के आधार पर भी इनको क्या करता है, आकर्षित करता है। जो बड़ा वाला एंजाइम होगा वो चीनी को आकर्षित करेगा, जो छोटा वाला एंजाइम होगा वो ग्लूकोज को आकर्षित करेगा, इससे भी जो छोटा वाला होगा वो अल्कोहल को आकर्षित करेगा। दिक्कत है नहीं? तो कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिकारकों को, ध्यान सुनिए, कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिकारकों को उनके आकार के आधार पर अपने सतह पर आकर्षित करते हैं। नहीं, अब मान लो कि जो एंजाइम ग्लूकोज को आकर्षित कर रहा था उसको कोई कहे कि चीनी को आकर्षित कर लो, क्या आकर्षित कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसके सतह पर उतना जगह नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब यहां से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आकार के आधार पर अभिकारकों को आकर्षित करने वाला उत्प्रेरक, आकार के आधार पर अभिकारकों को अपने सतह पर आकर्षित करने वाला उत्प्रेरक आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, चलो, यानी जो आकार देख देख के, अच्छा आपका आकार बड़ा है साइड होइए, आपका आकार छोटा है आइए, नहीं आपका आकार भी ठीक ठाक है आ जाइए, नहीं, समझ रहे हैं? तो उस तरह से वो आकार देख देख के आकर्षित करता है। ऐसा नहीं है नहीं कि जो आया आइए मेरा अधिशोषण करने की क्षमता है चिपक जाइए, तो वो नॉर्मल उत्प्रेरक हो गए। और जो आकार के आधार पर आकर्षित करते हैं वो क्या हो गए? स्टेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। दिक्कत है? चलिए, लिखा हुआ है वैसे उत्प्रेरक जिनके सतह पर रंध्र संरचनाएं बनी होती हैं। रंध्र संरचना का मतलब छिद्रयुक्त। ये जो ऐसे उत्प्रेरक हैं जो छिद्रयुक्त होते हैं, ध्यान रखने, इनके सतह पर छोटा छोटा छिद्र बना होता है, उसी को रंध्र संरचना कह रहा है, ध्यान रखना है। वैसे उत्प्रेरक जिनके सतह पर रंध्र संरचनाएं बनी होती हैं तथा उनकी अधिशोषण प्रकृति इन रंध्र संरचनाओं पर ही निर्भर करती है, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, ध्यान रखना है। यानी इनका अधिशोषण क्षमता उनके छिद्र पर ही निर्भर करता है। उनके सतह पर जो छिद्र बना हुआ है उसी छिद्र के आधार पर वो अभिकारकों को आकर्षित करते हैं, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट पढ़ लो, वही लिखा हुआ है, ये उत्प्रेरक सिर्फ उन्हीं अभिकारकों को अपने सतह की ओर आकर्षित करते हैं जिन अभिकारकों का आकार इनके छिद्र से या तो इनके छिद्र के या तो बराबर हो या इनके छिद्र से छोटा हो। उन्हीं अभिकारकों का आकर्षित करेंगे भाई। नहीं, जिन अभिकारकों का आकार या तो छिद्र के बराबर हो या तो छिद्र से छोटा हो, नहीं, ये उसी अभिकारकों को आकर्षित करेंगे। चलो, अब नॉर्मल लाइफ में जो हम लोगों का स्टेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जो बहुत ज्यादा हम लोगों का चर्चित है वो है आपका जियोलाइट। जियोलाइट एक ग्रीक वर्ड है जिसको कहा जाता है उबलता हुआ पत्थर। क्यों इसे उबलता हुआ पत्थर कहते हैं? ध्यान रखना है। आपका जो जियोलाइट होता है भाई, देखो इसके सतह पर छोटा छोटा छिद्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? छिद्र बना हुआ है। नहीं, अब इस छिद्र में जब ये नॉर्मल अवस्था में रहता है तो इसमें पानी प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहता है? पानी। अब इसमें पानी प्रेजेंट रहता है तो इन छिद्रों को खाली करेंगे तभी ये अभिकारकों को आकर्षित कर पाएंगे। तो इन छिद्रों को खाली करने के लिए इनको गर्म किया जाता है। तो गर्म जब करते हैं तो इसमें उपस्थित पानी उबलने लगता है। नहीं, यानी जब हमको इनको उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करना है तो पहले इनके छिद्रों को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। तो खाली करने के लिए गर्म करना पड़ेगा ताकि पानी जो इसमें उपस्थित है वो वेपर के रूप में बाहर निकल जाए।
तो इनको गर्म किया जाता है। जब इनको गर्म किया जाता है तो ये पानी खौलने लगते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया उबलता हुआ पत्थर। तो जियोलाइट एक ग्रीक वर्ड है, नहीं, जिसका हम लोगों के भाषा में मतलब होता है बॉइलिंग स्टोन। तो बॉइलिंग स्टोन का मतलब उबलता हुआ पत्थर। बोलिए, दिक्कत है? समझ सकते हैं? चलिए अगले पॉइंट पे हैं। देखो तो जियोलाइट का सूत्र, हम लोग को जियोलाइट का सूत्र दिया हुआ है, नहीं, mx/n AlO2 होल x SiO2 होल y ZH2O। नहीं, अब इसमें क्या है भाई? AlO2 एल्यूमिनेट है, SiO2 क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या इसको सिलॉक्स भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ये M, यहां जो M लिखा हुआ है क्या है? मेटल है, और जो H2O लिखा हुआ है क्या है? वाटर है। दिक्कत है? नहीं। तो कोई भी पूछता है कि भाई जियोलाइट जो होता है वो किसको किसको मिलाकर बनता है, नहीं, तो हम कहेंगे एल्यूमिनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, नहीं, मेटल, वाटर, इन सब का खास प्रोपोर्शन जब आपस में मिलता है तो एक जियोलाइट का फॉर्मेशन होता है। बात समझ आ रहा है? तब हम लोग का एक जियोलाइट बनता है। तो ये जियोलाइट का आपका फॉर्मूला है। अब इस मेटल के जगह पर सोडियम रख सकता है, मैग्नीशियम रख सकता है, ध्यान रखना है, ठीक? इसमें दिक्कत है? ध्यान रहेगा। देखा जाए, एक महत्वपूर्ण जियोलाइट उत्प्रेरक पेट्रोलियम इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है जिसका नाम है ZSM-5। ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट जियोलाइट है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। नहीं, वो कौन है आपका? ZSM-5। ध्यान रखना है, ये भी आपका एक जियोलाइट है, ध्यान रखना है, उसका नाम रख दिया गया है ZSM-5। ठीक है, ZSM-5 का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, देखो, जियोलाइट सोकोनी मोबिल 5। ध्यान रखना है, ठीक है। जियोलाइट जो हम लोग ZSM-5 बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कैटलिस्ट का उपयोग करके अल्कोहल से गैसोलीन बनाया जा सकता है, अल्कोहल से पेट्रोल बनाया जा सकता है। ध्यान रखना है, लिखा हुआ है ZSM-5 अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके गैसोलीन में बदल देता है। तो गैसोलीन एक प्रकार का पेट्रोल है, ध्यान रखना है। दिक्कत है इसमें? नहीं। तो कोई भी पूछता है कि जियोलाइट में इंपॉर्टेंट जियोलाइट कौन है, तो ZSM-5। कौन है? ZSM-5। फुल फॉर्म क्या है? तो जियोलाइट सोकोनी मोबिल 5। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। इसके अलावा ZSM-5 क्या काम करता है? तो ये अल्कोहल को गैसोलीन में बदल देता है। नहीं, देखो यहां क्या लिखा है, डिहाइड्रेट। तो डी का मतलब होता है हटाना, और हाइड्रेट मतलब वाटर। नहीं, जल को हटाना को ही क्या कहते हैं? जल को हटाना। ध्यान रखना है, यानी ये अल्कोहल में जो OH वाला भाग होता है, जैसे मान लो हम लोग कोई अल्कोहल दिया हुआ है C2H5OH, नहीं, यहां पर हम लोग को दिया हुआ है C2H5OH। तो ये जियोलाइट क्या करता है? इस वाले भाग को हटा देता है, नहीं, और इस कार्बन को आपस में जोड़ देता है। नहीं, तो यहां पर 2 कार्बन और 2 कार्बन जब जुड़े तो क्या बनेगा? C4 बनेगा, और 5 और 5, ये क्या बना? ये क्या बना? ब्यूटेन। ध्यान रखना है, तो ब्यूटेन जो है ये गैसोलीन का फॉर्म है, ये फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। बस में आ रहा है? ठीक है। तो सोचते हैं हम लोग कि अरे तब फिर जब अल्कोहल से पेट्रोल बनिए जाता है, नहीं, तो काहे के लिए इतना मारामारी हो रहा है? अल्कोहल सस्ता नहीं है, बुझा रहा है? अगर अल्कोहल से पेट्रोल बनाया जाए तो वो इस पेट्रोल से भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा सस्ती होती हैं, नहीं, आर्टिफिशियली हम लोग बनाएंगे तो वो और महंगा बनेगा। बस में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि अल्कोहल प्रकृति में पाया जाता है, अगर अल्कोहल प्रकृति में पाया जाता है तो समझ रहे हैं क्या स्थिति होता? अभी तो रोक लगा हुआ है तो क्या स्थिति है। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, चला